दर्शकों नमस्कार। स्वस्थ शरीर के लिए जानकारियों की सौगात लेके आप सभी के सामने पुनः मुखातिब हैं कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य के सजीव उन कार्यक्रम में। मैं हूं आज कार्यक्रम में आपका दोस्त भी और होस्ट भी डॉक्टर स्वप्निल जैन। तो जो कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में हम आपको दिन प्रतिदिन लगातार अलग अलग प्रकार की बीमारियों के बारे में जानकारी देते हैं। हम हमेशा से कोशिश करते हैं अगर राष्ट्रीय स्तर पर या फिर विश्व स्तर पर कोई बीमारियों को दिवस या सप्ताह के रूप में मनाया जाता है ताकि जाके लोगों को उसको जागरूकता ज़्यादा हो, तो उसको भी हम अपने कार्यक्रम का हिस्सा हमेशा से बनाते हुए आए हैं। इसी संदर्भ में आज बहुत खास दिन है। आज हम बातचीत करने वाले हैं राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण सप्ताह जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल के बीच में मनाया जाता है, वो बहुत महत्वपूर्ण है उसकी जागरूकता के बारे में। और अंधत्व का प्रमुख कारणों में से एक कारण है ग्लूकोमा। तो आखिर ग्लूकोमा क्यों इतना प्रमुख कारण है, क्या इसका निवारण नहीं है, क्या लोगों के बारे में इसकी जागरूकता की कमी है, इस सब विषय पे आज हम बातचीत करेंगे। और इस विषय पर बातचीत करने के लिए ऑलरेडी एक्सपर्ट हमारे साथ स्टूडियो मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अर्पिता अग्रवाल मैम। आप नेत्र रोग विशेषज्ञ हैं और ग्लूकोमा एक्सपर्ट भी हैं। मैडम आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं हमारा आज का ये अंक सजीव फ़ोन इन होता है, तो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार डिस्प्ले होंगे। आप चाहें तो फ़ोन नंबर नोट कर सकते हैं। 0755 जो भोपाल का STD कोड है, 2660049। दूसरा टोल फ्री नंबर है 1800-233-0040। ये दोनों फ़ोन लाइन शाम को 5 बजे तक ग्लूकोमा के लिए खुली हुई है। अगर आपके मन में ग्लूकोमा को लेकर कोई भी विचार है, कोई भी आपके मन में प्रश्न है, तो आप पूछ सकते हैं। डॉक्टर अर्पिता अग्रवाल मैडम आपसे सीधा उससे जवाब देंगे। और हम सब जानते हैं कि अंधत्व जो 1 अप्रैल से 7 अप्रैल तक मनाया जाता है, उसके लिए भी लोग अवेयर रहें। और हम सबकी भी एक नैतिक जिम्मेदारी है कि अंधत्व हम भारत में कैसे कम कर सकते हैं। तो हम दर्शकों से अनुरोध करेंगे कि आज का कार्यक्रम आप ज़रूर ध्यान से देखें। डॉक्टर अर्पिता मैडम हम शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि अगर हम राष्ट्रीय अंधत्व नियंत्रण सप्ताह की बात करें, तो चूँकि हमने उसमें ग्लूकोमा के बारे में जानकारी आपसे लेने का निर्णय किया है, तो ग्लूकोमा कितना जिम्मेदार होता है अगर हम अंधत्व की, अगर विश्व की या फिर सिर्फ राष्ट्रीय की बात करें, तो ग्लूकोमा कौन से नंबर पर आता है? अगर हम अंधत्व की बात करें तो ग्लूकोमा विश्व भर में सेकंड कॉमन कॉज है ब्लाइंडनेस का। तो अगर हम ग्लूकोमा की ब्लाइंडनेस की बात करें तो ये पहला ऐसा ब्लाइंडनेस का कॉज है जिसका जो अंधत्व है वो इरिवर्सिबल है। इरिवर्सिबल मतलब वो वापस से फिर से ठीक नहीं होता। तो आई वुड से कि जो ग्लूकोमा है वो इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस का सबसे पहला कारण है। बिल्कुल। इरिवर्सिबल ब्लाइंडनेस को यहाँ मैं थोड़ा सा और विस्तृत रूप में बताऊँगा कि एक बार ब्लाइंडनेस जाने के बाद अगर हम उसको वापस नहीं ला सकते, आगे ज़रूर रोक सकते हैं कि और फर्दर ब्लाइंडनेस ना बढ़े, अंधत्व ना बढ़े, तो बहुत ज़रूरी है इसके लिए हम लोग अवेयर रहें। मैम एक आम व्यक्ति मोतियाबिंद यानी सफ़ेद बिंद को बहुत अच्छी तरह जानता है, उसके लिए जागरूक भी है और बार बार जांच करा के डॉक्टर से ही बोलता है कि मुझे मोतियाबिंद तो नहीं हो रहा है। लेकिन ग्लूकोमा ये जो कांचे बिंद या काला बिंद आप लोग बोलते हैं, तो उसके लिए लोग उतना अवेयर नहीं है। तो आखिर ये क्या होता है, एक अगर आम व्यक्ति उसको समझ पाए ताकि वो उसके लिए अवेयर रहे? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। और ये बहुत ही कॉमन जो कन्फ्यूजन होता है पेशेंट्स के बीच में, क्योंकि मोतियाबिंद भी बिंद है और काचियाबिंद भी बिंद है, तो उनको लगता है शायद ये एक ही बीमारी है, लेकिन ऐसा नहीं है। जो मोतियाबिंद है वो लेंस की बीमारी है। तो लेंस में जैसे उम्र के साथ बाल सफ़ेद होते हैं, वैसे ही उम्र के साथ जो आँख का जो लेंस है वो धीरे धीरे सफ़ेद होने लगता है और उसको हम हटा के सर्जरी द्वारा एक नया लेंस डाल देते हैं, तो पूरी तरह रोशनी वापस आ जाती है। तो ये बात मैंने की मोतियाबिंद की। अब हम आते हैं काचियाबिंद पे। तो काचियाबिंद जो है ये आँख की नस की बीमारी है। तो नस अगर इफ़ेक्ट हो गई तो वो कभी भी वापस ठीक नहीं होगी। तो नस में जो लॉस होता है वो इतना वो अगर हमने उसका सर्जरी भी किया या वो जो भी ट्रीटमेंट किया, चाहे मेडिकल चाहे सर्जिकल, उसमें जो नुकसान हो चुका है वो वापस नहीं आता। और इसी कारण से इस बीमारी को काचियाबिंद या काला पानी कहते हैं। तो काला पानी का मतलब है, एक पुराने ज़माने में एक सज़ा होती थी जिसको कहते थे काला पानी, क्योंकि उसका जो सज़ा है वो कभी वापस नहीं होती थी। तो उसी का मेटाफर ये है कि जो काला पानी, इसमें ना कुछ काला होता है ना कुछ पानी होता है। इट्स ओनली दैट कि ये उस टाइम पे जो सज़ा होती थी, जो इसमें भी जो नुकसान होता है उसी तरह से वो वापस नहीं होता। तो इसलिए इसको काला पानी कहा गया है। बिल्कुल। एक कॉलर हैं, विपिन जी हैं सागर से। विपिन जी अपना प्रश्न आप पूछ लें डॉक्टर अर्पिता मैडम से।
विपिन, अगर आपको हमारी आवाज़ आ रही है तो अपना प्रश्न आप पूछ सकते हैं। जी नमस्कार सर, आवाज आ रही है? विपिन की आवाज़ स्टूडियो में नहीं आ रही है। विपिन, अपना प्रश्न पूछ लें आप। शायद कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम के कारण उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुंच रही है। मैडम, अगर ये डेमोन्स्ट्रेशन करके अगर आप जैसे जो मॉडल रखा है, क्योंकि उस क्या होता है बेसिकली जो आंख में जैसे मोतियाबिंद में तो लेंस की प्रॉब्लम है, अगर आप डेमोन्स्ट्रेशन के थ्रू समझा पाएँ तो ये हमारी आँख है। अब ये हमारी आँख में कंटिन्यूसली एक फ्लूइड बनता रहता है इस रास्ते से। ये जो ब्लैक पोर्शन है, ये इसको हम सीलरी बॉडीज़ कहते हैं। ये कंटिन्यूसली आप फ्लूइड बनाती रहती हैं आँख के अंदर, जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं जी। और ये फ्लूइड पूरी आँख में सर्कुलेट होके ये रास्ते से निकलता है। तो ये रास्ते में इसे ट्रेबिकुलर मेशवर्क कहते हैं। ये एंगल ऑफ एंटीरियर चैम्बर में ट्रेबिकुलर मेशवर्क, जो छोटे छोटे पोर्स होते हैं, ये एक एज के बाद ब्लॉक हो जाते हैं या कई बार ये रास्ता ही बंद हो जाता है। तो क्या हो रहा है, फ्लूइड बनता जा रहा है लेकिन प्रॉपरली निकल नहीं पा रहा। तो इससे आँख का प्रेशर बढ़ने लगता है। जब ये आँख का प्रेशर बढ़ता है तो ये आँख की मोस्ट सेंसिटिव पार्ट, जिसको हम ऑप्टिक नर्व या नस कहते हैं, वो डैमेज होने लगता है। तो ये जो अगर डैमेज हो जाए तो फिर इसको हम फिर ठीक नहीं कर सकते। जी, मतलब एक आम व्यक्ति इसे भी समझ सकता है मैम कि गुब्बारे में अगर हम लगातार हवा या पानी भरते जाएंगे, पानी का गुब्बारा अभी होली में हम लोगों ने बहुत उपयोग किया और कई बार ज़्यादा पानी भरने पे वो फट भी गया, फट जाता है। तो इसी तरीके से आँख के अंदर भी एक फ्लूइड होता है। तो मैम कितना प्रेशर तक ये नॉर्मल माना जाता है कि इतना तक हम सहन कर लेती है आँख, और इसके बाद आपको जाके तुरंत चिकित्सक से संपर्क करना है? तो नॉर्मली जो देखा गया है, आँख का प्रेशर 10 से 20 मिलीमीटर मर्करी होता है। जैसे सर ने कहा कि आँख में अगर गुब्बारा है तो वो तो फट जाएगा, बट आँख तो नहीं फट सकती। तो आँख में अगर प्रेशर ज़्यादा है तो वो धीरे धीरे आँख की नस के फाइबर्स को डैमेज करने लगता है। अब ये बात जानना ज़रूरी है कि ये जो नस है, ये ऐसा नहीं कि प्रेशर बढ़ा और डैमेज हो गई। इसमें बहुत सारे फाइबर्स होते हैं, करीब 1.7 मिलियन फाइबर्स होते हैं जो एक एक करके मरने लगते हैं, और इट इज़ अ वेरी बहुत स्लो प्रोसेस होता है। तो इसलिए इस बीमारी से घबराने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं सोचिए कि आज हमको इन्होंने ग्लोकोमा बता दिया और हमारा अब तो अंधत्व हो जाएगा या डैमेज बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर पता लगा है, इसका जिस स्टेज पे भी है, चाहे वो अर्ली स्टेज है चाहे वो लेट स्टेज है, जिस स्टेज पे भी आपका अगर ट्रीटमेंट शुरू कर दिया तो उस स्टेज पे हम उसको रोक सकते हैं। और इसका जो लॉस होता है बहुत स्लो होता है, इसलिए डरने वाली बात नहीं है इसमें। बिल्कुल, कहीं ना कहीं बहुत स्लोली धीरे धीरे ये बीमारी अपना रूप लेती है और पूरे आँख को कवर करती है। जैसा मैंने बोला, मिलियंस फाइबर्स होते हैं, एक एक 2-2 4-4 10-10 फाइबर्स डैमेज होना शुरू होते हैं। तो उसमें जो अंधत्व है वो भी बहुत स्लोली बढ़ता है, तो कई बार हम उसे मिस कर देते हैं। तो ज़रूरी है कि हम समय समय पर चिकित्सक से संपर्क में रहें और इस बीमारी के बारे में भी जानकारी लेते रहें। एक कॉलर हैं यूपी से, नंद स्वरूप मिश्रा जी हैं, बाराबंकी यूपी से। नंद स्वरूप जी, अपना प्रश्न पूछ लें आप। नमस्कार सर, मैं नंद स्वरूप मिश्रा हूँ, बाराबंकी से। स्टूडियो में आवाज़ नहीं आ रही है नंद स्वरूप जी जो है की। ये जो धुएं से क्या नुकसान हो सकता है, दूसरी चीज जो गाड़ियाँ सामने नंद स्वरूप जी, आपकी जैसे आप आवाज़ हम तक पूछते हैं, हम आपका प्रश्न मैडम से पूछेंगे। अल्पा मैम, जैसे कि आपने बोला कि एक प्रेशर चेकअप भी रोज होता है, तो अक्सर जब हम डॉक्टर के पास जाते हैं, भले चश्मे के नंबर के लिए जाएं या किसी भी कारण से आते हैं, तो क्या एक्चुअली में डॉक्टर्स उसको रूटीन में चेकअप करते हैं प्रेशर को? क्या हमें बोलना पड़ता है कि हमारा आई प्रेशर चेक करें या फिर ग्लूकोमा के लिए प्रेशर चेक करें? ये बहुत ही ज़रूरी क्वेश्चन है। क्या होता है, हम सोचते हैं कि ग्लोकोमा बताया है तो कोई बहुत बड़ी बड़ी जांचें हैं, ऐसा नहीं है। जब आप आएंगे, जब आप रूटीन चेकअप के लिए आते हैं, तो हम आँख का प्रेशर चेक करते हैं, विजन चेक करते हैं, चश्मे का नंबर चेक करते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ रूटीन एग्जामिनेशन। अगर मैं बात करूं तो ग्लोकोमा के लिए पेशेंट बहुत कम आते हैं, वो आते हैं रूटीन आई चेकअप के लिए। फिर जब हमको एक कॉम्प्रिहेंसिव आई एग्जामिनेशन, पूरा आँख जब चेकअप करते हैं, तो कई बार हम पाते हैं कि बहुत अर्ली स्टेज ग्लोकोमा है, कई बार हम पाते हैं बहुत लेट स्टेज ग्लोकोमा है। तो ये बात ज़रूरी है जानना कि जब आप आते हो तो जो हम चेकअप करते हैं उसी में हम ग्लोकोमा को पकड़ लेते हैं। फिर अगर हमने डायग्नोज किया कि इनको ग्लोकोमा है, तो फिर कुछ एडवांस जांचें होती है, वो करते हैं। वो जांचें हैं जो हमको एक इनपुट देती है कि किस सीवियरिटी का ग्लोकोमा है
और आगे फॉलोअप में हमको कितना ट्रीटमेंट देना है उसके लिए वो जांचें ज़रूरी होती है। बट स्क्रीनिंग, जो ग्लोकोमा की स्क्रीनिंग की आपको ग्लोकोमा है या नहीं है, इसके लिए रूटीन जांचें, बहुत ही बेसिक जांचें होती हैं, वो काफ़ी होती हैं। बिल्कुल मैडम, अगर कारण की बात करें, जैसा आपने बताया कि मोतियाबिंद में तो एक उम्र दराज लोगों में हमें जीवन में कभी ना कभी मोतियाबिंद अवश्य होगा, और अगर किसी को कम उम्र में होता है तो उसके कारण भी समझ में आते हैं। तो ये कांचीय बिंद की अगर हम बात करें तो क्या प्रमुख कारण होते हैं? क्या ये फैमिली में चलने वाली बीमारी है? अगर फैमिली में एक मेंबर है तो क्या हमें ज़्यादा सजग रहने की ज़रूरत है, या फिर इसके अलावा भी कोई और कारण है? तो अगर काचियाबिंद की बात करें तो यस, आप बिल्कुल सही कह रहे हो, ये अनुवांशिक बीमारी है। तो अगर परिवार में किसी को, इवन ग्रैंडफादर या मदर के साइड या फादर के साइड किसी को भी ग्लोकोमा है, या फिर आप ग्लोकोमा हो सकता है वो नहीं बता पाए कि उनको ग्लोकोमा है, आपको पूछना है कि वो लंबे समय से कोई दवाई तो नहीं डाल रहे, कोई आई ड्रॉप्स तो नहीं डाल रहे, तो ज़्यादातर ये ग्लोकोमा के मरीज ही होते हैं। तो अगर परिवार में किसी को है तो खुद को चेकअप कराइए, अपने बच्चों का चेकअप कराइए। तो आप शायद सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है ग्लोकोमा को की अवेयरनेस फैलाने में, क्योंकि जिनको ग्लोकोमा है, अगर आस पड़ोस में जिनको भी पता है तो आपको बताना है ना। इसकी जागरूकता सर बहुत ज़रूरी है। तो जागरूकता इसलिए ज़रूरी है क्योंकि ये इसमें कोई सिम्टम्स नहीं होते। तो सिम्टम्स ना होने की वजह से कई बार इतना लेट स्टेज में ग्लोकोमा हमारे पास आता है, क्योंकि उनको कोई दर्द नहीं होता, कोई खुजली नहीं है, कोई पानी नहीं है, कोई डिस्चार्ज नहीं है। तो वो ऐसे पेशेंट्स जब उनको अचानक से पता लगता है कि अरे इतना लॉस हो गया, तो वो इसलिए इसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है। इसलिए परिवार में अगर किसी को है तो ग्लोकोमा का चेकअप कराना चाहिए। दूसरा आपने पूछा कि और किस किस को हो सकता है, तो 40 के बाद ये ज़्यादा कॉमन है। 40 साल के बाद एक आई चेकअप ज़रूर कराइए। और जिनको डायबिटिक्स और हाइपरटेंसिव्स का एसोसिएशन ज़्यादा, ऐसा नहीं कि जिनको भी डायबिटीज़ है हाइपरटेंशन ग्लोकोमा होगा, ऐसा नहीं है, लेकिन जिनको है उनका एसोसिएशन ग्लोकोमा से ज़्यादा रहता है। और जिनके नंबर ज़्यादा हैं, चाहे वो माइनस के नंबर हो चाहे प्लस के नंबर हो, उनको भी ग्लोकोमा के चांसेस ज़्यादा होते हैं। बाकी आँख में कभी कोई चोट लगी है या लंबे समय से कोई ट्रीटमेंट, आर्थराइटिस, स्पेशली स्टीरॉइड्स पे अगर पेशेंट्स हैं, तो उनको भी ग्लोकोमा के लिए एक चेकअप ज़रूर कराना चाहिए। बिल्कुल, बहुत सारे कारण तो मैडम ने बताया, लेकिन सबसे प्रमुख बात है अनुवांशिक। अगर आपकी फैमिली में किसी को ग्लूकोमा है, आपके परिवार में, तो आपकी एक जिम्मेदारी बनती है कि आप समय समय पे पूरे परिवार का चेकअप कराएं। इसके अलावा भी अगर आप स्टेरॉइड्स खा रहे हैं, आपका नंबर बहुत ज़्यादा है, या फिर आपको शुरुआती लक्षण में आपको दिखने में कुछ चेंजेस हैं, तो ज़रूर आप एक बार ज़रूर संपर्क करें डॉक्टर से और पता करेंगे कि ग्लूकोमा की शुरुआत तो नहीं है। वापस विपिन जी जुड़े हैं, विपिन जी सागर से जुड़े हैं। विपिन जी, आपका प्रश्न पूछ सकते हैं आप। जी सर, नमस्कार। आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। विपिन जी, अपना प्रश्न पूछ लें आप। जी सर, मैं ये जानना चाह रहा था कि ग्लूकोमा के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं, और अगर ग्लूकोमा किसी को हो जाए तो उसकी पहचान कैसे करें, और अगर किसी को है तो फिर सर 100% है कि कोई इलाज संभव नहीं है अगर किसी को हो जाए तो? जी, 3-4 प्रश्न पूछे इन्होंने। अच्छा मैम, जो इन्होंने पहला प्रश्न पूछा कि लक्षण, तो कहीं ना कहीं अंधत्व तो दिखेगा, कुछ ना कुछ ऑप्टिकल फाइबर्स कहीं ना कहीं तो डैमेज होंगे, तो वो थोड़ा सा अगर उसको बता पाएँ। अगर हम शुरुआत में लक्षण की बात करें तो बहुत कम है सर, इसीलिए इसको साइलेंट थीफ ऑफ साइट भी कहते हैं। तो शुरुआत में थोड़े बहुत जो लक्षण हो सकते हैं वो है कलर्ड हेलोज। कलर्ड हेलोज मतलब इंद्रधनुष जैसे आकार आपको लाइट के आगे देख सकते हैं, तो आप ज़रूर एक बार चेकअप कराइए। या कई बार चश्मे का नंबर बार बार और जल्दी जल्दी बदल रहा है, तो एक बार ग्लोकोमा के लिए मतलब आप सस्पिशियस होके एक चेकअप ज़रूर कराइए। बाकी एक स्टेज होती है एक्यूट एंगल क्लोजर ग्लोकोमा, उसमें ज़रूर पेशेंट को बहुत सिवियर पेन होता है और वो हमारे पास एज अ इमरजेंसी आता है। तो वो एक सिम्टम है जो एक्यूट एंगल क्लोजर, जो कि ये कम्युनिटी में बहुत कम परसेंटेज है, 1 to 2% कहेंगे उसे, तो वो भी आपको ग्लोकोमा की तरफ पॉइंट करता है। बाकी अगर हम लेट स्टेज में देखें, कई बार लेट स्टेज में जो है पेशेंट चलते फिरते टकरा जाते हैं, या दरवाजे से जाते वक्त उनका क्योंकि एज नहीं दिख रहा होता है उन्हें, तो वो टकराने लगते हैं। या आप ड्राइव कर रहे हैं और साइड से अचानक से साइकिल आ जाए या रिक्शा आ जाए, क्योंकि हमको उसमें
ऐसे लोगों को की जो दुनिया है वो एक सुरंग जैसी है, सुरंग एक छोटे छेद जितनी दुनिया होती है, तो साइड का नहीं दिखता, एकदम से सामने चीज़ें आने लगे तो ज़रूर आप इस चीज़ के लिए सतर्क हो जाए, शायद आपको ग्लोकोमा हो रहा है। अच्छा मैम, तो अगर जिसमें अंधत्व की बात करें तो जो दिखना कम होगा वो साइड से पहले होगा, हाँ, और सेंटर जो विजन है वो वैसे वो ही रहता है। इंटैक्ट रहता है। ओके। तो क्योंकि इसमें जो वाया दृष्टि का लॉस पहले होता है और सेंटर विजन इंटैक्ट रहता है, इसीलिए इसमें सिम्टम्स हमको पता ही नहीं लगते, इसलिए बहुत लेट स्टेज में जाके पता। वेरी इंटेलिजेंट, जो बहुत इंटेलिजेंट पेशेंट है जो अपने आप को ऑब्जर्व करते रहते हैं, उनको ज़रूर पता लग जाता है, बट बहुत रेयरली ऐसा होता है कि अर्ली स्टेज में पेशेंट आए शायद मुझे ग्लोकोमा है या मेरे को दिखने में दिक्कत आ रही है, नहीं आते। वो बहुत जब लेट स्टेज, जब वो इतना लॉस हो जाता है कि वो सेंटर तक आ जाए, तब उनको लगता है कुछ तो प्रॉब्लम है, देन दे कम टू अस। बिल्कुल, बहुत कम लक्षणों से ये बीमारी अपना सामने आती है, और इसमें अंधत्व भी उतना तेज़ी से नहीं होता, तो बहुत सारे लोग इस बीमारी को मिस करते हैं और बहुत लेटर स्टेज में पहुंचते हैं। और जैसा मैडम ने शुरुआत में बताया था कि बहुत प्रमुख कारण है, अगर हम पूरे विश्व की बात करें या राष्ट्रीय स्तर पे बात करें अंधत्व की, तो दूसरे पायदान पर ये बीमारी है। तो हमें बहुत अवेयर रहना है, और ये छुपे हुए जो हमारा जो एक बीमारी है जो बिल्कुल खुलकर सामने नहीं आ रही, वो हमारे लिए वाकई परेशानी का सबब बनी हुई है। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ी हुई हैं, सुधा आटले मैम हैं। जी, अपना प्रश्न पूछ सकते हैं सुधा मैम आप। हेलो। जी जी। हेलो सर, मुझे मैडम से एक सवाल पूछना है। जी, आप प्रश्न पूछ सकती हैं मैम। हाँ, नमस्ते मैडम। नमस्ते। आपसे ये सवाल पूछना है कि मेरे पति का रेटिना का ग्लूकोमा ऑपरेशन हुआ है, जी तो उनको ग्लूकोमा के ड्रॉप्स चालू हैं। जी। आप ये बताइए कि कितने दिनों तक कंटिन्यू रखना है। जी मैडम, जो रेटिना ऑपरेशन हुआ है उसके बाद उन्हें ग्लोकोमा हुआ है, इसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा। जी। तो सेकेंडरी ग्लोकोमा कई बार आँख की कोई और बीमारी है जिसकी वजह से ग्लोकोमा हुआ है, उसको हम कहते हैं सेकेंडरी ग्लोकोमा। तो वो भी कई बार, जो अगर रेटिना ऑपरेशन में अगर ऑयल डलता है, सिलिकॉन ऑयल, उसकी वजह से भी आई प्रेशर बढ़ जाता है, और कई बार ऑयल निकालने के बाद भी आई प्रेशर बढ़ा होता है। तो उन केसेस में हम ड्रॉप शुरू करते हैं और फिर मॉनिटर करते रहते हैं कि प्रेशर कैसा चल रहा है। अगर प्रेशर की वजह से डैमेज हो चुका है तो फिर हम ड्रॉप्स को कंटिन्यू रखते हैं, क्योंकि जितना कम से कम प्रेशर रहे उतना उनकी आँख के लिए सही रहता है। तो अगर मैं आपके क्वेश्चन का आंसर करूँ तो उनका जो ट्रीटमेंट है वो लाइफ लॉन्ग चलेगा, पूरी ज़िंदगी उनको दवाइयाँ डालनी पड़ेंगी। तो आपके क्वेश्चन के माध्यम से मैं ये बताना चाहती हूँ कि ग्लोकोमा में जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट होता है। ऐसा नहीं कि हम कोई बहुत बड़ी आपको गोलियाँ देते हैं या इंजेक्शंस देते हैं, इट्स जस्ट सिर्फ आई ड्रॉप्स देते हैं जो आपको डालनी होती हैं। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो लाइफ लॉन्ग होता है। मैम, जैसे ये आटले मैडम ने बताया कि एक ऑपरेशन के बाद उनको सेकेंडरी ग्लूकोमा आया, और उसमें भी आप बोल रहे हैं जीवन पर्यंत आपको दवाई तो यूज़ करना पड़ेगा उस केस में, उस पर्टिकुलर केस में। और जो केस शुरुआती दौर में रहते हैं या जिनके फैमिली हिस्ट्री में है, उनको पता चल गया कि उनको ग्लूकोमा की शुरुआत है, तो ऐसे में भी क्या जीवन भर दवाई डालना ज़रूरी होता है, या फिर कुछ शॉर्टकट्स थेरेपी ऐसी होती हैं कि वो परमानेंट कुछ सॉल्यूशन मिल सकता है? अगर ग्लोकोमा डायग्नोज हो गया, ग्लोकोमा डायग्नोज मतलब नस में डैमेज हो गया। अच्छा। अगर नस में डैमेज हो गया तो यस, हमारा ट्रीटमेंट लाइफ लॉन्ग रहेगा। अब रिसेंटली कुछ प्रोसीजर्स ऐसे आए हैं जिसको हम MIGS, मिनिमम इन्वेजिव ग्लोकोमा सर्जरीज कहते हैं, जो कि ऐसा देखा गया है कि वो दवाइयों को कम कर देते हैं या दवाइयों को बंद कर देते हैं, बट अभी वो बहुत ही शुरुआती स्टेजेस में हैं। बट चेंज इज़ ऑलवेज गुड। तो अब देखते हैं आगे चल के, हो सकता है हम इन प्रोसीजर्स के थ्रू हम ये ड्रॉप्स, लाइफ लॉन्ग जो ड्रॉप्स चल रही हैं उनको हटा पाएँ। तो बट अभी ये शुरुआती स्टेज में है, आगे इसका देखते हैं कैसा रहता है। बिल्कुल। एक कॉलर हमारे साथ जुड़ गए हैं, डॉक्टर प्रदीप साहू सर हैं भोपाल से। डॉक्टर प्रदीप सर, अपना प्रश्न पूछ लें आप। हाँ, सबसे पहले डॉक्टर साहब, आपसे 2024 में पहली बार बात हो रही है, मेरे को यहाँ तक मेरी मेमोरी है। जी, आपको जी। सबसे पहले 2024 की हार्दिक शुभकामनाएं। जी, आपको भी सर।
जी सर, आई एम प्रश्न टॉकिंग टू यू फॉर द फर्स्ट टाइम इन 2024. सो कंग्रेचुलेट, विशिंग यू अ हैप्पी न्यू ईयर. जी सर। दो इट इज वेरी लेट. चलिए ठीक है, तो एक अलग चीज है. मैडम ये बताइए, ग्लूकोमा का मतलब क्या होता है? ग्लूको मतलब होता है शुगर, और कोमा का मतलब होता है अनकॉन्शियस. इन दोनों वर्ड को बताइए कि इसका ग्लूकोमा से क्या मतलब है. ग्लू का मतलब होता है शुगर, और ग्लू वर्ड जहां भी आता है तो उसको आप लिटरली उठा के देखिए, दैट इज ऑलवेज रिलेटेड टू शुगर. और कोमा मीन्स अनकॉन्शियस. तो उसका क्या मीनिंग है ग्लूकोमा की बीमारी से, बताइए थोड़ा सा प्लीज. जी सर, कुछ सर टेक्निकली कुछ मतलब ग्लूकोज है? एक्चुअली ग्लूकोज का मतलब ब्लाइंडनेस ही होता है. इट्स वो ग्लूकोमा जो ग्लूकोज वाला है वो नहीं है ग्लो. जी तो आई थिंक कुछ कंफ्यूजन है. जी 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 जी। अच्छा मैम, जैसे कि आपने बताया कि एक जीवन पर्यंत दवाई डालनी है, तो कितनी बार दिन भर में ड्रॉप डालना पड़ता है, और क्या एक या दो ड्रॉप से काम हो जाता है, और कितना कन्विंस करने में आपको परेशानी आती है कि नहीं मैं जीवन भर आपको ये ड्रॉप डालना है? बच्चा हो सकता है, कम एज का यंगस्टर हो सकता है, तो हाउ विल यू मैनेज द केस, और किस तरह से कन्विंस करते हैं? देखिए बहुत अच्छी बात है आजकल की. आजकल कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स आ गई हैं. पहले तो कॉम्बिनेशन ड्रॉप्स नहीं थी, तो नंबर ऑफ़ एप्लीकेशंस ज़्यादा थे. अगर अब मैं बात करूँ 4-5 तरह की जो ड्रॉप्स हैं, अगर सिर्फ 3 एप्लीकेशन जिनको एकदम एडवांस स्टेज का ग्लूकोमा है और हमें पता है कि हमको उनको पूरा ट्रीटमेंट देना है, तो सिर्फ 3 एप्लीकेशंस में हम जो है सारी दवाइयाँ दे सकते हैं. तो यस आप बहुत सही कह रहे हैं. अगर एक ड्रॉप भी है, कई बार वो लाइफ लॉन्ग डालने में भी पेशेंट्स को दिक्कत होती है. इसको हम कहते हैं कंप्लायंस. तो कई बार स्टार्ट में तो वो अच्छा शुरू करते हैं, बट उनकी बहुत ज़्यादा काउंसलिंग करनी पड़ती है हमें कि आपको लाइफ लॉन्ग डालनी है. तो हम इसलिए 4 मंथली चेकअप भी करते हैं, प्रेशर्स भी देखते हैं. कई बार ट्रीटमेंट के दौरान ही हमको और ड्रॉप्स ऐड करनी पड़ती है कि नहीं इससे तो कंट्रोल नहीं हो रहा, और ड्रॉप्स ऐड करनी पड़ती है. तो ये जो कंप्लायंस का इश्यू है ये बहुत बड़ा इश्यू है, और 1/3 केसेस में यूजुअली वो ड्रॉप डालना छोड़ देते हैं. तो कुछ तो शायद खर्चे के कारण, क्योंकि कुछ 700-1000 रुपये का खर्चा पर महीने का ऐड ऑन हो जाता है. लेकिन उनको ये बताना कि इस बीमारी को अगर इलाज ही यही है, बस यही इलाज है, नहीं तो और दिक्कत होगी. हाँ बिल्कुल. एक कॉलर ले लेते हैं मैम. अशोक जी हैं जबलपुर से. अशोक जी अपना प्रश्न पूछ लें आप. अशोक जी, आपको हमारी आवाज़ आ रही तो अपना प्रश्न पूछ लें आप. जी मेरा प्रश्न ये सर, ये शक्कर की बीमारी वालों को तो क्योंकि सर शक्कर की बीमारी वाले जो लोग होते हैं इनको तो मोतियाबिंद और काशियाबिंद होना तो बहुत साधारण सी बात है. और दूसरी बात ये है कि अभी रंग गुलाल इतने ज्यादा उड़ रहे हैं, अभी तक सड़कों पर चलने हुए. वो तो स्कूटर और कार जैसी निकलती तो उड़ते ही आते. तो उससे बचाने के लिए उनको क्या क्या तरीका अपनाना चाहिए? वो तो अपनी आंखों को भी बचाते रहते हैं बेचारे. तो इसके लिए क्या करना चाहिए सर? वो बहुत परेशान हो जाते हैं. मैम, शुगर जो डायबिटिक हैं या जो अनकंट्रोल डायबिटीज़ है, क्या उसमें ज़्यादा चांसेस हैं ग्लूकोमा के? एक तो वो भी थोड़ा सा आप जोड़ दें. बाकी अभी गुलाल और इस सब रंग खेलने के बारे में. रंग गुलाल से मोतियाबिंद या काचियाबिंद नहीं होगा. हाँ बिल्कुल, रंग गुलाल से आपको अपनी आँख को बचाना चाहिए. यू कैन हमेशा आप एक प्रोटेक्टिव ग्लासेस या गॉगल्स यूज़ कर सकते हैं. बाकी उससे आपको काचियाबिंद या मोतियाबिंद नहीं हो सकता. बाकी दूसरा आपने क्वेश्चन किया डायबिटिक्स. डायबिटिक्स ऐसा नहीं है कि डायबिटिक्स का एसोसिएशन देखा गया है कि डायबिटिक्स को ग्लूकोमा होने के चांसेस ज़्यादा देखे गए स्टडीज़ में. बट देखें तो डायबिटीज़ बहुत है अपनी कम्युनिटी में, बट ग्लूकोमा उस लेवल का नहीं है. तो बट ये एसोसिएशन देखा गया है, इसलिए हम लोगों को अवेयर करते कि जिनको है एक बार ज़रूर चेकअप कराएं. बिल्कुल. डॉक्टर अर्पिता मैम, आप यहाँ आए, इतने अल्प समय में इतनी अच्छी जानकारी आपने ग्लूकोमा पे साझा की, और हमें विश्वास है कि हमारे जो भी दर्शक आज आपके साथ जुड़े हैं उन्हें इस आपकी जितनी भी बातें वो अपनी जीवन शैली का हिस्सा अवश्य बनाएंगे. हमारे स्टूडियो में आने के लिए मैडम थैंक यू. धन्यवाद मैम. धन्यवाद. थैंक यू सो मच. तो दर्शकों, देखा आपने, ग्लूकोमा एक लाइलाज बीमारी कतई भी नहीं है. अगर आप रोज़ ड्रॉप डाल रहे हैं और डॉक्टर की सलाह ले रहे हैं तो इससे भी आप बच सकते हैं. ज़रूरी है आप अवेयर रहें. सेकंड सेगमेंट में आपके साथ जुड़ेंगे. आप कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य.
किस डायरेक्टर प्रोड्यूसर ने बनाया राजेश खन्ना और शम्मी कपूर जैसे एक्टर्स को स्टार? बार बार देखो, हजार बार देखो, कि देखने की चीज है हमारा दिलरुबा डाली हो। किसने कर लिया था मधुबाला को सिर्फ 1 रुपए की फीस पर फिल्म में काम करने को राजी? मेरा नाम टिंग टिंग चू बाबा टिंग टिंग चू। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर शक्ति समंता की जिंदगी से जुड़े दिलचस्प किस्से जानने के लिए देखिए रंगोली। जरा होले होले चलो मोरे साजना, हम भी पीछे हैं तुम्हारे। इस रविवार 7 अप्रैल सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। अपने व्यक्तित्व विकास हेतु हम जितनी भी कलाएं सीख सकते हैं, उनमें सर्वाधिक मनोरम है सुखी रहने की कला। सुखी रहने के लिए हमें अपने विचारों को, अपने भावों को इस प्रकार से उपयोग में लाना है कि सदा आत्म सुख, आत्म तृप्ति, आत्म विकास के मार्ग पर आगे बढ़ते चले जाएं। अपने अंदर परिवर्तन लाने के लिए, सोचने की इस कला को सीखने के लिए एवं जीने की कला में संशोधन लाने हेतु। देखिए, सोच बदलें, जीवन बदलें, प्रतिदिन प्रातः 6:30 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर, देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। सज्जनों, आप सभी मुझे जानते हैं। इस स्त्री को कुछ समाज के कंटकों ने कुटिलता पूर्वक मेरा चरित्र हनन करने के उद्देश्य से भेजा था, पर उनकी इस चाल की पोल खुल गई। ये समाज के कंटक कौन है? ये स्त्री स्वयं आप सबके सामने कहेंगी। कौन है जिसने तुम्हें तुकाराम को भ्रष्ट करने के लिए भेजा था? आप लोग जिसे देवता समझते हैं ना, वही है वो। मंबाजी और सालो मालो। देखिए संत तुकाराम शाम 5:30 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 9 बजे। पुनः आप सभी का स्वागत है कार्यक्रम आपका स्वास्थ्य में। आज हम बातचीत कर रहे हैं महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलाव के ऊपर। दर्शकों, आप सभी जानते हैं कि 7 अप्रैल यानी कि आने वाले 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाया जाता है। और इस दिन अगर हम बात करें WHO की, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की नींव रखी गई थी, इस उपलक्ष्य में ये दिवस मनाया जाता है। और हमने भी अपनी कोशिश की अपने कार्यक्रम के माध्यम से कि एक स्वस्थ जीवन किस प्रकार से हम जी सकते हैं, उसके बारे में आपको आज हम जानकारी दें। और महिलाओं पर हम विशेष तौर पे कार्यक्रम लाएं। महिलाओं में होने वाले हार्मोनल बदलाव को हम यहाँ पर अपने कार्यक्रम का हिस्सा बनाया है, क्योंकि हम देखते हैं कि जीवन के हर पड़ाव पे महिलाओं को एक न एक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। चाहे हम बात करें टीनेजर्स गर्ल्स की, या चाहे हम बात करें मेनोपॉजल वुमन की, तो दोनों स्थिति में यहाँ दिक्कतें आती हैं। तो आज हमारे साथ एक्सपर्ट मौजूद है जो हमें बताएंगे कि हार्मोनल बदलाव महिलाओं में क्यों ज़रूरी है, उसके बारे में जानकारी होना। डॉक्टर हर्षा पमनानी मैडम हैं, आप एंडोक्रोनियोलॉजिस्ट हैं। मैडम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद डॉक्टर स्वप्न जी। जैसा कि आप जानते हैं, हमारा आज का ये अंक सजीव फोन इन होता है, तो 2 नंबर आपकी टीवी स्क्रीन पे लगातार डिस्प्ले होंगे। आप डॉक्टर हर्षा पमनानी मैडम से सीधे बातचीत कर सकते हैं और हार्मोनल बदलाव के ऊपर आपके मन में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। डॉक्टर हर्षा मैम, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि चूँकि हम लोग एक विश्व स्वास्थ्य दिवस की बात करें, अगर जो 7 अप्रैल को मनाया जाता है, तो महिलाओं में भी हर पड़ाव पे जीवन में उन्हें स्वस्थ रहने के लिए एक कठिनाई का सामना करना पड़ता है, एक चुनौती उनके सामने रहती है। चाहे वो हम बात कर लें टीनेजर गर्ल की बात कर लें, या फिर जो मेंस्ट्रुएटिंग वुमन है उसकी बात कर लें, तो किस तरीके से इसकी शुरुआत होनी चाहिए? कहाँ पर एक घर में, अगर आपके घर में एक बच्ची है, महिला है, तो किस प्रकार की जानकारी शुरुआती दौर पे मिलनी चाहिए उन्हें?
वैसे जो महिला हमारे घर का सब इतना ध्यान रखती हैं तो उन्हें अपने हेल्थ का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। वर्ल्ड हेल्थ डे जो कि 7 अप्रैल को हर साल मनाया जाता है, जिसमें हम चाहते हैं कि जन जागरूकता अभियान के थ्रू आपको हर बीमारी के बारे में बताया जाए और आपको जागरूक किया जाए ताकि आप उसको अच्छे से पहचान सकें और उसका सही टाइम पे इलाज करा सकें। तो जैसा कि आपने बोला महिलाओं के बारे में, तो हॉर्मोन्स हर फेज़ ऑफ लाइफ के लिए ज़रूरी होते हैं, चाहे वो बचपन से ग्रोथ की बात करें, हाइट बढ़ने की बात करें, या फिर दिमागी स्तर की बात करें, या यौवन की बात करें, जैसे प्यूबर्टी बोलते हैं। तो महिलाओं में जब ब्रेस्ट के साइज़ बढ़ना या शरीर में बाल आना, और जो मेंस्ट्रुअल साइकिल आपने बोला कि मेंस्ट्रुएशन शुरू होना जिसको माहवारी बोलते हैं, तो ये माहवारी नॉर्मली फीमेल्स में 10 से 12 साल में शुरू होती है। अगर किसी भी महिला में ये दिक्कत 9 साल से पहले शुरू हो रही या 15 साल तक नहीं आ रही तो उसे ज़रूर चिकित्सक से मिलना चाहिए, क्योंकि नॉर्मली ये 10 से 13 साल में सब में शुरू हो जाती है। तो 9 से पहले आना या फिर 15 के बाद नहीं आना तो ये कंसर्न का विषय है, जिसमें हम आपको हार्मोन्स के टेस्ट कराना चाहिए और भी जांचें करानी चाहिए, वो विशेषज्ञ आपको देख के बताएंगे। नॉर्मली जो ये माहवारी है वो 21 से 35 दिन तक चलती है। अब किसी की मान लीजिए 40 दिन बाद या 50 दिन बाद या 3-3, 4-4 महीने में एक बार आना या फिर 15 दिन में आ जाना, तो ये भी गड़बड़ है, इसके लिए भी उनको कंसर्न करना चाहिए। किसी की माहवारी अगर 7 दिन से भी ज़्यादा चल रही, नॉर्मली वो 3 से 7 दिन तक रहती है, एवरेज 5 दिन। अगर किसी की 7 दिन से ऊपर है तो भी मिलना चाहिए, वो भी कुछ गड़बड़ हो सकती है। नॉर्मली माहवारी के 1-2 दिन तक पेट में दर्द होता है, हल्का दर्द, लेकिन किसी महिला को अगर ये बहुत ज़्यादा दर्द है, पीठ की तरफ जा रहा, पैर की तरफ जा रहा, बहुत दर्द है, वो कुछ नहीं कर पाती, तो उनको भी विशेषज्ञ से ज़रूर मिलना चाहिए, ताकि इंडोमेट्रियोसिस एक कंडीशन होती है जिसको हम अल्ट्रासाउंड में देख सकते हैं। बिल्कुल। जीवन का जो अगर महिलाओं की बात करें, पहला पड़ाव होता है जब मेंस्ट्रुएशन शुरू होता है, यानी कि टीनेजर गर्ल्स की हम लोग बात कर रहे हैं। और जैसे मैडम ने बताया कि अगर 9 साल की उम्र के पहले अगर ये शुरू हो गया है तो चिकित्सक से मिलना आवश्यक है। और अगर 15 साल तक भी प्रथम माहवारी नहीं आई है, मेनार्की नहीं हुआ है, तो भी चिकित्सक से मिलना आपको पड़ेगा ताकि आप हार्मोनल टेस्ट कराएं। मैडम, जो फर्स्ट टाइम मेंस्ट्रुएशन होता है उसमें चुनौती माँ बाप की तो रहती है, और बच्ची जिसको ज़्यादा जानकारी नहीं है उसके लिए भी एक चुनौती रहती है। तो जितनी भी महिलाएं हमारा ये कार्यक्रम देख रही हैं, अगर उस उम्र में उनकी बेटी है तो क्या आप लोग कैसे बोलते हैं, किस तरह से उन्हें कन्विंस करें, और एक जानकारी, एक एजुकेशन क्यों ज़रूरी है? जो मेंस्ट्रुअल साइकिल या माहवारी के बारे में बताना बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसमें बहुत पेरेंट्स हमारे पास आते हैं, अगर उनकी बच्चे की माहवारी लाइक 9 साढ़े 9 साल में भी शुरू होती है तो भी वो उसको डिले कराने के लिए आते हैं। तो मैं ये बोलना चाहूँगी कि अगर 9 साल के बाद किसी की माहवारी शुरू हुई है तो अननेसेसरी दवाई देके उसको डिले कराने का कोई मतलब नहीं है। अगर 9 मीन्स ऐसे तो 10 से 13 साल में होती है, लेकिन अगर 9 के बाद हुई है तो उसमें बहुत ज़्यादा कंसर्न नहीं है कि हम उसको डिले करें। हाँ, अब ऐसी भी कोई महिलाएं हैं जो कि ब्लाइंड हैं या अंधे हैं या फिर कोई सोशली हैंडीकैप्ड हैं, उनमें स्पेशली हमें इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है। उनमें हमें पीरियड्स को डिले करने के लिए कुछ बताना पड़ता है। बाकी जो हाइजीन है, हाइजीन का इम्पोर्टेंस है, उनको समझाना कि ये नॉर्मल साइकिल है, ये नॉर्मल प्यूबर्टी की एक फेज़ है जिसमें ये माहवारी हर महीने आती है, उसको कैसे ध्यान रखना चाहिए, कैसे वो बाकी जो उनके बॉयज़ काउंटर पार्ट्स हैं या जो मेल्स हैं उनसे वो उस हिसाब से किस टाइप से लाइक जो चीज़ नहीं होती है उससे वो डर के रहते हैं, तो उससे वो कैसे इनकाउंटर कर सकते हैं, बिकॉज ये नॉर्मल प्यूबर्टी का एक पार्ट है। जो अगर 9 से पहले आना या 15 के बाद आना या 7 दिन से ज़्यादा चलना या एक्सेसिव फ्लो होना या फिर पेट में दर्द होना, कुछ अनयूजुअल से होने पे उसमें काफ़ी सारी टेस्ट्स कराई जाती हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं बताना चाहूँगी, जब माहवारी शुरू होती है तो शुरुआती 2 साल में वो
थोड़ी गड़बड़ होती है। वो किसी को 2-3 महीने में एक बार आती है और किसी को 15-20 दिन में भी आ सकती है। तो जो शुरू के 2 साल होते हैं उसमें गड़बड़ होना नॉर्मल है। अगर किसी की यही माहवारी 2 साल के बाद भी गड़बड़ रहती है, लाइक हर महीने नहीं आना, 3-3, 4-4 महीने में आना, तो जरूर आपको हार्मोन्स की जांच करानी चाहिए। एक कॉलर है, प्रदीप साहू जी हैं भोपाल से। डॉक्टर प्रदीप सर, अपना प्रश्न पूछ लें आप। हाँ डॉक्टर साहब, मैंने कहा आज 2024 का आपका कोटा पूरा कर दूं। जी दूसरी बार बात हो रही है। जी बताइए प्रश्न। दोनों टाइम दोनों सेशन में कर दूं ताकि आपको मुझसे भविष्य में कोई शिकायत ना रहे। जी सर बताइए। दिल से जुड़े हो डॉक्टर साहब, आई लाइक यू वेरी मच। जी सर। मैं हर्षा मैडम से ये पूछना चाहता हूँ कि मैडम ये बताइए, मेल और फीमेल सेक्स के लेवल पर डिफरेंशिएशन पे दोनों अलग अलग होते हैं, लेकिन दोनों की जो ग्लैंड्स होती है मोर और लेस, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड होती है, मास्टर ग्लैंड कहलाती है, विच कंट्रोल्स ऑल द ग्लैंड। तो वो कौन सी ग्लैंड है जो फीमेल में हार्मोन्स को अलग कंट्रोल करती है और मेल में अलग कंट्रोल करती है, जिसकी वजह से जो फीमेल मेल को जन्म देती है, आप सोचिए उसका हार्मोनल इम्बैलेंस या हार्मोनल जो रेगुलेशन है इतना डिफरेंट टाइप का हो जाता है। थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए मैडम, क्लियर करिए। सर, जैसा कि आपने बोला कि पिट्यूटरी जो मास्टर ग्लैंड है वो मेल्स और फीमेल्स दोनों में कॉमन होती है। थायराइड ग्रंथि है वो भी मेल्स और फीमेल्स दोनों में कॉमन है। बहुत सारी इंडोक्रीन ग्लैंड्स हैं जो थायराइड हो, पैराथायराइड हो, बहुत सारी ग्लैंड्स मेल फीमेल दोनों में कॉमन है। तो जो रिप्रोडक्टिव ग्लैंड्स होते हैं जैसे कि ओवरीज फीमेल्स में होती हैं और टेस्टिस मेल्स में होते हैं, तो इस तरीके से ओवरीज से अलग हार्मोन्स निकलते हैं, ईस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, जो कि फीमेल्स के बाकी कैरेक्टर्स को डेवलप करते हैं, और मेल्स में टेस्टिस होता है जिससे टेस्टोस्टेरॉन निकलते हैं, वो मेल कैरेक्टर को डेवलप करते हैं। सो ये ऑर्गन्स दोनों में डिफरेंट होते हैं। और भी बहुत सारी ग्लैंड्स हैं जो मेल्स और फीमेल्स में कॉमन होती है, जैसे कि आपने खुद कहा है। जी मैम, जैसे मेंस्ट्रुएटिंग गर्ल्स की अगर हम बात कर लें, सब कुछ ठीक है लेकिन डेवलपमेंट उतना है नहीं। कई बार ऐसा भी होता है कि मेंसेस आ रहे हैं लेकिन बॉडीली उतना डेवलपमेंट नहीं है जो एक एज के अकॉर्डिंग होना चाहिए। क्या उन्हें भी हार्मोनल जांच की ज़रूरत पड़ती है? सर बिल्कुल, बहुत टाइम ऐसा होता है, नॉर्मल प्यूबर्टी के सीक्वेंस ऐसे होते हैं कि पहले ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होना, फिर प्यूबिक हेयर्स का आना एंड देन पीरियड्स का आना। लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि उनके ब्रेस्ट के साइज पूरे बने नहीं और पीरियड्स आ गए, लाइक थोड़े ही बने और पीरियड्स आ गए, तो हार्मोन्स की जांच कराना बहुत ज़रूरी है। स्पेशली हाइपोथायराइड के पेशेंट्स में ऐसा देखा जाता है, तो हम उस टाइम थायराइड, प्रोलैक्टिन और काफ़ी सारे हार्मोनल टेस्ट कराते हैं और पेशेंट्स को देख के बाकी टेस्ट एडवाइस करते हैं। बिल्कुल। हर्षा मैम, एक बहुत ख़ास बीमारी है जो बहुत सारे लोग इससे पीड़ित हैं और जिसको हम बोलते हैं PCOD, PCOS के नाम से भी इसे लोग जानते हैं। और हम अक्सर देख रहे हैं कि एक तरह के जीवन की, जिस तरह की अभी जीवन शैली लोग जी रहे हैं लड़कियां यूजुअली, उसमें बहुत कॉमनली देखा गया है। उसके बारे में आपसे विस्तृत रूप से जानकारी चाहूँगा, लेकिन एक कॉलर इस बीच में है। एक कॉलर है रायपुर से, आकांक्षा हमारे साथ जुड़ी हुई है। आकांक्षा, अपना प्रश्न पूछ लें मैडम से आप। सर, आपको और मैडम को भी नमस्ते। नमस्कार मैम, हमें ये पूछना है कि जैसे 20-21 साल की जो गर्ल्स होती हैं जिनकी मैरिज नहीं हुई है, तो और मैम उनमें अगर एक्सेस ब्लीडिंग होती है या क्लॉट्स निकलते हैं मैम, तो उसके लिए कौन से हार्मोन्स जिम्मेदार रहते हैं? जैसे ईस्ट्रोजन है, प्रोजेस्टेरॉन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, प्रोलैक्टिन है, और कोई सा हार्मोन है, वो कौन सा हार्मोन मैम कम बनता है या ज्यादा बनता है जिसके कारण एक्सेसिव ब्लीडिंग या क्लॉट निकलते हैं मैम? और क्या इसके लिए कोई होम रेमेडी भी हो सकती है? हेलो आकांक्षा, आपने बहुत सारे हार्मोन्स के नाम गिना दिए। लाइक इतना हेवी फ्लो ऑब्वियसली हार्मोन्स की दिक्कत से भी हो सकता है, तो हमें सबसे पहले इसमें थायराइड की जांच करानी पड़ती है, जिसमें हाइपोथायराइड मोस्ट कॉमन कॉज है एक्सेसिव हेवी ब्लीडिंग का। प्रोलैक्टिन नामक एक हार्मोन होता है। थायराइड और प्रोलैक्टिन मोस्ट कॉमन हार्मोन्स हैं जो फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल की गड़बड़ी कर सकते हैं। फ्लो को बढ़ाना घटाना दोनों ही हो सकता है, और साइकिल्स का भी जो फ्लो है वो 30 दिन बाद, मतलब 40 दिन के बाद या फिर 20 दिन से पहले, ऐसा भी करा सकते हैं। तो थायराइड, प्रोलैक्टिन मोस्ट कॉमन हार्मोन्स हैं जो ये गड़बड़ी कर सकते हैं। बाकी कॉज तो बहुत सारे हैं। अगर हार्मोनल टेस्ट नॉर्मल हैं तब भी अल्ट्रासाउंड में कभी कभी फाइब्रॉइड देखने को मिलता है, जिसके कारण भी हेवी फ्लो हो सकता है। सो स्पेशली हर फीमेल का अलग आउटलुक होता है, क्या दिक्कत है उसको मेनली
हिस्ट्री लेके देखना पड़ता है। कभी कभी मोटापे की वजह से जो ओबेसिटी बोलते हैं हम, उसके कारण भी हेवी फ्लो या फिर पीरियड्स 14 से 21 दिन तक चल सकता है। तो हर फीमेल का अलग होता है। मेनली हमें हार्मोनल टेस्ट और अल्ट्रासाउंड करके फिर देखना पड़ता है कि एग्जैक्टली क्या कारण है। जी अच्छा मैम, जो जैसे मैंने पूछा था पीसीओडी, पीसीओडी में भी तो यही लक्षण है कि हैवी ब्लीडिंग होती है या फिर कई महीनों तक ब्लीडिंग नहीं होती, मोटापा रहता है, अनवांटेड हेयर्स, तो ये क्या ये हार्मोनल बदलाव के कारण होती है? तो इसमें क्या किस तरह से ट्रीटमेंट होता है? क्योंकि अक्सर गायनेकोलॉजिस्ट बोलते हैं कि इसका बहुत ज़्यादा ट्रीटमेंट अवेलेबल है नहीं, एक लाइफस्टाइल डिसऑर्डर है, उसको लाइफस्टाइल चेंज करें। इसके पेशेंट क्या आपके पास आते हैं? हाँ, पीसीओएस के बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं। पीसीओएस मोस्ट कॉमन हार्मोनल डिसऑर्डर है, जिसका सिम्टम्स तो आपने बता दिया कि इसमें साइकिल्स का गड़बड़ होना, शरीर में एक्सेसिव अनवांटेड हेयर्स, अनवांटेड साइड्स पे आना, एक्ने आना, हेयर लॉस होना, ये सब पीसीओएस के एक स्पेक्ट्रम है, जिसमें अगर साइकिल का गड़बड़ प्लस हिर्सुटिज्म वर्ड यूज़ करते हैं, अनचाहे बाल को आना, या कभी कभी ब्रेस्ट में से अनटाइमली मिल्क का सिक्रीशन भी होता है, हेयर लॉस भी होता है। उन कंडीशन में ज़रूरी नहीं है कि फीमेल्स मोटी ही हों, आजकल पतले लोगों में भी पीसीओएस देखने को मिलता है। जनरली ये सीडेंट्री लाइफस्टाइल के कारण होता है कि लोगों ने व्यायाम कम कर दिया या बाहर का जंक फूड खाना स्टार्ट कर दिया। सो स्ट्रेस लेना ज़्यादा, बाहर का खाना, व्यायाम न करना, लेट सोना, स्क्रीन टाइम ज़्यादा रखना, ये सब बहुत ही कॉमन कारण है पीसीओएस के। और इसका जेनेटिक्स भी होता है कि अगर फैमिली में है तो मींस मदर को है तो चाइल्ड में भी होने का चांस रहता है। तो जो आप ट्रीटमेंट की बात करते हैं, इसका बेस्ट इलाज डाइट एक्सरसाइज है। डाइट में आप कैलोरी कम खाएं, मींस रोटी चावल कम खा के सब्जी दाल सैलेड बढ़ा दें, मीठा तला कम खाएं, प्लस जो फ्री फूड होता है जैसे छाछ, खीरा, ककड़ी, गाजर, ये सब ज़्यादा अपनाएं। इससे कैलोरीज जल्दी बढ़ती नहीं। डाइट के साथ लाइफस्टाइल, प्रतिदिन एक्सरसाइज 45 मिनट्स तेज वॉक डेली करें। तो लेकिन डाइट एक्सरसाइज से आप पीसीओएस को बहुत हद तक रोक सकते हैं। अगर ओबीज मोटापा के कारण पीसीओडी है तो आप उसको 10% वेट लॉस करके इस बीमारी को रिवर्स कर सकते हैं। बाकी तो जिस तरह की आपकी दिक्कत है, लाइक अगर आपको पीरियड्स नहीं आ रहे 3-3, 4-4 महीने तक, तो आपको उसकी दवाई दी जाती है। बाल ज़्यादा हैं तो उसकी दवाई दी जाती, सिम्टम्स की दवाई दी जाती है। बट अगर आप बेसिक डिजीज का इलाज बोलें तो डाइट एक्सरसाइज बेस्ट ट्रीटमेंट फॉर पीसीओएस। बिल्कुल, डाइट एक्सरसाइज और जीवन शैली में बदलाव, और कम से कम 45 मिनट्स की आप वर्कआउट करें। और अगर आप ओबीस हैं, ओबेसिटी है, आपको मोटापा है, तो चांसेस और भी बढ़ जाते हैं। तो कहीं ना कहीं जीवन शैली के स्तर पर इस बीमारी का परमानेंट सॉल्यूशन आपको मिलेगा। और एक बार जरूर आप संपर्क करें चिकित्सक से अगर आपको इसमें से कुछ भी लक्षण है। इसका एक और इम्पोर्टेंस है कि अगर आपको पीसीओएस है तो उसमें कंसीव करने में भी फीमेल्स को दिक्कत हो सकती है, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो सकती है। अगर प्रेगनेंसी हो भी गई तो फिर आगे जाके उनको जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो हम बोलते हैं, प्रेगनेंसी वाली शुगर, वो भी होने का चांस रहता है। और इन जनरल पीसीओएस में अगर आपने वेट कंट्रोल नहीं किया तो आपको शुगर, बीपी, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल सबके रिस्क रहते हैं। मींस साइकिल्स का गड़बड़ होना, एक्ने, ये सब तो उसका फीचर्स है जो आपको दिखता है, लेकिन जो मेटाबॉलिक कॉम्प्लिकेशंस है वो उसके ओबेसिटी के कारण आप उसके लिए भी बहुत प्रोन रहते हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं ओबेसिटी को हम मानते हैं कि जीवन शैली से जुड़ी बीमारी है। और डायबिटीज़ की बात कर लें, और भी तमाम, मैडम ने बहुत लंबी सारी जानकारी दी है, बहुत सारे बीमारियों के नाम बताएं, वो सभी मोटापे की देन होती है। मैम, अगर हम थोड़ा और आगे बढ़ें एक पड़ाव में, अगर महिला के, तो फिर आती गर्भावस्था। तो जैसे आपने बताया कि पीसीओडी, कई बार गर्भ धारण करने में भी महिलाओं को दिक्कत आती है अगर वो पीसीओडी की शिकार है। एक तो कारण यही हो गया मूलभूत इनफर्टिलिटी का। इसके अलावा भी गर्भावस्था के दौरान भी जो हार्मोनल बदलाव होते हैं, चाहे वो 9 महीने की हम बात कर लें, फिर उसके बाद ब्रेस्ट फीडिंग बच्चा करता है, तो इनके बीच में भी कोऑर्डिनेशन ज़रूरी है। और इसमें भी क्या कुछ मेडिकेशन का प्रभाव रहता है? अगर प्रेगनेंसी वाले फेज़ में फीमेल्स में भी हार्मोन्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर फीमेल को पहले से थायराइड की कोई समस्या है, लाइक हाइपोथायराइड है, तो उसमें उनका दवाई का डोज बढ़ जाता है। हाइपोथायराइड की जो वो दवाई ले रही हैं, खाली पेट जो गोली खाती हैं, उनका डोज बढ़ाना बहुत ज़रूरी होता है प्रेगनेंसी में, क्योंकि जो बच्चा है उसको 3 महीने तक उसके शरीर में थायराइड नहीं है, उसको मदर के थ्रू थायराइड
पहुंचता है। तो मदर का जो थायराइड है उसको डोज बढ़ाना ज़रूरी है। बच्चा खुद अपना 3 महीने के बाद बनाना शुरू करता है, वो शुरू के 3 महीने मदर के ऊपर डिपेंड करता है। तो इसलिए थायराइड की अगर कोई दवाई ले रहे हैं महिला तो उनको तुरंत मिलना चाहिए उनकी, क्योंकि प्रेगनेंसी शुरू होते ही उनके डोज 5वें हफ्ते के बाद ही बढ़ने शुरू हो जाते हैं। अगर किसी को ऑलरेडी डायबिटीज़ है, प्रेगनेंसी से पहले डायबिटीज़ है, तो भी हर दवाई हम उनको प्रेगनेंसी में नहीं दे सकते। उसमें कुछ एक दवाई और इंजेक्शंस इंसुलिन हैं जो सेफ़ हैं। तो चिकित्सक से मिलके आपको ये जानना चाहिए कि अगर प्रेगनेंसी हो गई तो हमारे लिए कौन सी दवाई सेफ़ है। बीपी है तो बीपी में भी दवाई को बदलाव करना पड़ता है। कोलेस्ट्रॉल की दवाई हम प्रेगनेंसी के लिए घातक है, उसको नहीं दे सकते। तो ऐसी बहुत सारे चेंजेस हैं जिसको हमें देखना पड़ता है। और अगर किसी को थायराइड और डायबिटीज़ पहले से नहीं भी है तो भी प्रेगनेंसी शुरू होते ही नए तरह के थायराइड और डायबिटीज़ डेवलप हो सकते हैं। इसके लिए रूटीन टेस्ट करा के देखना होता है। और प्रेगनेंसी जैसे बढ़ती है, आपके गायनेकोलॉजिस्ट जिस हिसाब से आपको बुलाते हैं करते हैं, हार्मोन्स में बेसिकली थायराइड और डायबिटीज़ ये नए तरीके से प्रेगनेंसी में डेवलप हो सकती है। इनके लिए आपको एक बार स्क्रीन करना पड़ता है, देखना पड़ता है। जी हर्षा मैम, अक्सर ऐसा होता है कि 2-3 महीने शुरुआत के फर्स्ट ट्राइमेस्टर तो महिलाएं को बहुत लोगों को पता भी नहीं चलता, और वो उनको लगता है, घर वाले भी बोलते हैं, बुजुर्ग भी बोलते हैं कि ठीक है अभी तो शुरुआत है, आप बाद में मिलिए डॉक्टर से। तो ऐसे में फिर तो ये जो ऑलरेडी डायबिटिक हैं या फिर जो थायराइड तो बहुत कॉमनली बीमारी हो ही गई है, तो इस तो नुकसान भी हो सकता है फिर? बिल्कुल हो सकता है। जैसे कि थायराइड के बेसिकली जो मैंने बताया 3 मंथ्स तक, 3 महीने तक बच्चे का थायराइड बच्चा खुद से नहीं बनाता, वो मदर के स्टेटस पे डिपेंड करता है, मदर के थ्रू जाता है। तो अगर डोज नहीं बढ़ा या फिर मदर अपना नहीं ले रही, फीमेल जो है वो नहीं ले रही थायराइड, तो बच्चे में क्रेटिनिज्म भी देखने को मिलता है, जिसमें मेंटल रिटार्डेड, मेंटल डल बच्चा ऐसा हो सकता है। तो ज़रूरी नहीं है ऐसा हर केस में हो जाए, बट डेफिनेटली अगर महिला को थायराइड पता चलता है, शुरू के 3 महीने ध्यान नहीं रखते, तो उसमें से कुछ महिलाओं में देखा गया है कि उनके बच्चे में क्रेटिनिज्म नाम की बीमारी, जिसमें दिमागी स्तर सही से नहीं करना, ये हो जाता है। और बहुत टाइम ऐसा भी होता है कि अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो आगे चल के बच्चे को न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट्स आना या बाकी कॉम्प्लिकेशंस होना प्रेगनेंसी के, जो शायद उसको 5वें महीने या 7वें महीने पे पता चले। और बहुत टाइम खुद से अबॉर्शन भी हो जाना, जो कि 2-3 महीने में भी हो जाता है। तो आजकल बहुत सारे टेस्ट आ गए हैं जो टाइमली बता देते हैं। इनिशियल स्टेजिंग पे टेस्ट, अर्ली अल्ट्रासाउंड आ गए हैं और टारगेट स्कैन आ गए हैं, जिससे हम एनोमलीज को पहले ही डिटेक्ट कर लेते हैं। बिल्कुल। और बहुत छोटा सा एक गोली है जिसको हम सभी जानते हैं, रोज़ सुबह खाली पेट ली जाती है, थायराइड की। यही गोली का डोज बढ़ता है और इसके, लेकिन अगर इसको समय पे, अगर गर्भावस्था में जो महिला है, गर्भधारण करी हुई है, अगर वो नहीं ले तो कितने ज़्यादा इसकी जन्मजात विकृतियां बच्चों को सामना करना पड़ सकती है। न्यूरल डिफेक्ट की मैडम ने यह बात की, और मानसिक रूप से भी बच्चा कमज़ोर पैदा हो सकता है। तो ज़रूरी है कि आप जैसे ही आपको पता चले कि आप प्रेग्नेंट हैं तो आप जाकर चिकित्सक से मिलें, गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें, और जो वो जांचें प्रारंभिक अवस्था में एक सभी मैडम लोग लिखते हैं उसको ज़रूर आप कराएं। मैम, इसके बाद एक और जो लाइफ का पड़ाव होता है वो होता है मीनोपॉज, यानी कि अब महीना जाने वाली स्थिति आ गई है। तो ऐसे में भी हमने देखा है कि बहुत सारी महिलाओं को फाइब्रॉइड होने लगते हैं, या फिर वो कुछ ऐसे हार्मोनल चेंजेस का शिकार होते हैं जहाँ उनका मूड स्विंग्स बहुत होते हैं। तो उसको थोड़ा सा आप बताएं कि इससे किस प्रकार से लड़ना है, एक महिला को किस प्रकार से सामना करना पड़ता है, या फिर कोई बचाव के भी इसमें ज़रिए हैं? नॉर्मली जो हम मीनोपॉज बोलते हैं, जब पीरियड्स का बंद हो जाना, 1 साल हो गया और महिला में मासिक पीरियड्स नहीं आए, तो उसको हम मीनोपॉज बोलते हैं, 1 साल तक नहीं आने के बाद की कंडीशन को। तो ये जो मीनोपॉज है, नॉर्मली ये 47 ईयर्स एवरेज एज ग्रुप है, 47 या उसके बाद फीमेल्स को आता है। बट कोई फीमेल्स ऐसी भी आती हैं जो 40 साल से पहले जिनके पीरियड्स बंद हो गए, उसको हम प्री मैच्योर मीनोपॉज बोलते हैं। तो जो ये प्री मैच्योर मीनोपॉज है, इसके लिए स्पेशली हमें जांच करके देखना पड़ता है, और फीमेल्स को हार्मोनल पिल्स, हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी देनी पड़ती है। अगर उसमें कोई कॉन्ट्राइंडिकेशन ना हो तो कुछ कंडीशंस है जिसमें हम नहीं दे सकते, लेकिन अगर हम उनको दे सकते तो जिसमें भी पीरियड्स 40 साल के पहले बंद हो गए उनको देना चाहिए, क्योंकि
आपके बॉडी में ईस्ट्रोजन नामक हार्मोन की कमी हो गई, जो हड्डियों के लिए बहुत प्रोटेक्टिव होता है, तो हड्डियां आपकी कमज़ोर होने लगती है। अगर आपको टाइम से पहले मीनोपॉज आ गया या फिर हार्ट की समस्या बढ़ने लगती है, न्यूरोलॉजिकल चीज़ें दिक्कत आने लगती हैं, जिसमें हम बोलते हैं लोगों चीज़ें भूलने लग गए, डिमेंशिया ये सब होने लगता है। तो प्रीमेच्योर मीनोपॉज को बहुत ही ढंग से एड्रेस करना होता है टेस्ट करा के, और जो हार्मोन्स की टैबलेट्स हैं वो दी जाती ताकि आपके हड्डियों को और हार्ट को प्रोटेक्ट कर सके। तो अब हम बात करेंगे नॉर्मल मीनोपॉज जो 47 के बाद आता है। बेसिकली जो हमें पता होता है कि चिड़चिड़ापन, हॉट फ्लशेस आना, चेहरा लाल होना, ये सब तो सबको पता होता है। मूड स्विंग्स मींस पेशाब के रास्ते में दिक्कत, यूरिन को कंट्रोल नहीं कर पाना, या वजाइनल इन्फेक्शंस होना, या पेन होना, मींस काफ़ी सारी दिक्कत ये महिलाओं को पता होती। जो नहीं पता होती उनमें ये जानना ज़रूरी है कि मीनोपॉज के बाद आपकी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, आपको बोन की जो डेंसिटी है हड्डी की वो कम होने लगती है। तो इसके लिए आपको प्रॉपर कैल्शियम, विटामिन डी डाइट्स में लेना है। जो भी महिला 65 साल से ऊपर है उनको रूटीन डेक्सा स्कैन करके एक टेस्ट होता है जिससे हम हड्डी कमज़ोर है कि नहीं वो देखते हैं। हर 65 प्लस फीमेल्स को ये टेस्ट कराना है डेक्सा स्कैन। अपने कार्डियक स्टेटस का ध्यान रखना है, क्योंकि जब भी मीनोपॉज होगा तो आपका हार्मोन्स की लेवल्स कम होंगे। आपको जो नॉर्मल दिक्कत आती है जैसे हॉट फ्लैशेस या फिर आपको मूड स्विंग्स, डिमेंशिया, ये सब के अलावा भी आपको बोन्स को अपने प्रोटेक्ट करना है, आपको हार्ट का ध्यान रखना है, क्योंकि कार्डियक प्रॉब्लम्स भी मीनोपॉज के बाद बढ़ जाती हैं। बिल्कुल। माहवारी ख़त्म होने का समय जब होता है, जैसे मैंने बोला 40 के पहले अगर हो रहा है तो उसे फिर रोकना ज़रूरी है हार्मोन्स के ज़रिए, और अगर 47 के बाद या 45 के बाद हो रहा है तो कुछ प्रकार के बदलाव आते हैं। लेकिन हमने अक्सर देखा है कि विटामिन डी या कैल्शियम की टैबलेट्स ज़्यादातर गायनेकोलॉजिस्ट लिख देते हैं एक एज ग्रुप के बाद कि आपको जीवन में इसको लेते रहना है। उसके पीछे कारण यही है कि ऑस्टियोपोरोसिस जो एक मैडम नाम बीमारी बता रही हैं, जिसमें पोरस हो जाती हैं हड्डियाँ, वो मीनोपॉजल वुमन में ज़्यादा देखी गई है वो बीमारी। तो ऐसे में आप सुनिश्चित कर लें कि महीना ख़त्म होने के बाद भी आपके बॉडी में इन सब चीज़ों की डेफिशिएंसी तो नहीं हो रही है, और अगर है तो आप चिकित्सक से संपर्क करें। मैम, एक एज ग्रुप तो आपने बताया कि 40 के पहले अच्छा नहीं माना जाता, 47 एक एवरेज एज है, लेकिन अक्सर कुछ महिलाएं मेरी क्लिनिक पे भी ऐसी आती हैं, आपके पास भी आती ही होंगी, कि जिनका काफ़ी लंबे समय तक जाता नहीं है, 50, 52, 53 एज हो गई, लेकिन महीना एक रूटीन की तरह ही आ रहा है। तो क्या वो भी एक बीमारी का कारण हो सकता है, या उसमें भी कुछ अलग प्रकार के हार्मोन्स दिए जाने चाहिए? ओके सर, नॉर्मली ऐसे तो जो मीनोपॉज का एज है, मींस एज जो होता है वो आपके जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करता है। मींस आपकी मदर को कब आया, आपके जीन्स में कब है, और इन्वायरमेंटल फैक्टर्स अगर हम बात करें तो उसमें भी डिपेंड करता है। जैसे जो लोग स्मोकिंग करते हैं उसमें मीनोपॉज जल्दी आ जाता है, और जो फीमेल्स अल्कोहल या कुछ लेते हैं उसमें डिलेड मीनोपॉज होता है। तो एक वो भी कारण है। लेकिन अगर किसी का 55 तक नॉर्मली मीनोपॉज आ ही जाता है, एवरेज अगर हम बात करते हैं मीन एज ग्रुप तो वो 47 इंडिया में देखा गया है। बट अगर 55 तक आ जाता है तो भी बहुत परेशान होने की बात नहीं है। अगर बहुत फीमेल्स ऐसी भी आती हैं कि उनके फैमिलीज़ में ही लेट आता है, तो 52, 53 में पेशेंट आते हैं जो बोलते हैं कि हमारे अभी तक पीरियड्स बंद नहीं हुए। तो अगर 55 के बाद भी नहीं बंद होते तो एक कंसर्न है, फिर आपको टेस्ट कराना है। नहीं तो एवरेज मैक्सिमम 53, 54, 55 तक पीरियड्स बंद हो जाते हैं, एंड एवरेज एज ग्रुप इज 47 एंड अबव। जी मैडम, एक संक्षिप्त में चाहूँगा कि महिला सशक्तिकरण के बारे में सब लोग बातचीत करते हैं, और आज महिलाएं कहीं से भी पीछे नहीं। अगर हम भारत के परिवेश की बात करें, फिर भी एक घर में जो हस्बैंड हो गया या घर के और भी पुरुष हो गया, उनकी क्या भूमिका रहती है, क्योंकि महिलाएं इतने सारे पड़ाव से गुजरती है। संक्षिप्त में अगर आप दें और संदेश के रूप में दें तो बहुत अच्छा लगेगा हमें। महिला आपके घर का बहुत ध्यान रखती हैं। उनको अगर कोई दिक्कत होती, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग से बताया, अगर आपके घर में कोई बेटी है जिसकी हाइट नहीं बढ़ रही, अगर उसी एज ग्रुप का आपका कोई बेटा या फिर उसके कज़न्स हैं जो आप देख रहे हैं कि उससे लंबे हो रहे हैं उसके एज ग्रुप में, तो आप शुरू से ध्यान रखें कि ये बच्ची हमारी छोटी रह रही है, इसी एज ग्रुप के बच्चे इससे लंबे रह रहे। तो ग्रोथ हार्मोन करके एक बीमारी होती है, ग्रोथ हार्मोन की कमी, उसमें महिला की हाइट छोटी रह जाती है। तो आप शुरू से ही अगर ध्यान रखें तो आप हाइट से ध्यान रख सकते हैं। आप क्लास में बच्चे
को देखने में कुछ दिक्कत आ रही जी। या फिर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, तो थायराइड की दिक्कत हो सकती है। आपको स्पेशली बच्चे को शुरू से ध्यान रखना है। फिर देखना है पीरियड्स, अगर यही पीरियड्स 9 से जी। पहले या 15 के बाद आ रहे तो आपको ध्यान रखना है। बच्चे की हाइट नहीं बढ़ रही, प्यूबर्टी टाइम पे नहीं आ रही, जितना ब्रेस्ट का पुरुष डेवलपमेंट नहीं हो रहा। बेटे का घर में ध्यान रखते हैं हाँ। उतने ही बेटी पे भी समय समय पे बिल्कुल। बिल्कुल। डॉक्टर हर्षा पमनानी मैडम, आप यहाँ आए, उतने विस्तृत रूप से अपने हार्मोन्स के बारे में, महिलाओं को किस तरह से बदलाव होता है उसकी जानकारी दी। आप हमारे स्टूडियो में आए उसके लिए धन्यवाद। थैंक यू मैम। थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू। तो दर्शकों, आपने देखा कि जीवन का बदलाव में महिलाओं में बहुत सारे चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, उसमें हमारे भी उन्हें सहयोग की ज़रूरत होती है और साथ में खड़े रहने की हमेशा से ज़रूरत रहती है। आज के लिए बस इतना ही। अगले अंग में जल्दी आपसे मुलाकात होगी, एक नए विषय पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।